हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम आपका साइंस का 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। और ये जितने प्रश्न हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखना क्योंकि यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, कम से कम आप लोगों को 20,000 लाइक तक करना है। शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं उनको आप लोगों को जरूर लास्ट तक देखना है। कमजोर हो, साइंस में कुछ नहीं पढ़े हो तो भी आप लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, एंड आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के साइंस की इस मैराथन वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बता देता हूं। ठीक है, देखो आप लोगों को पहला प्रश्न देखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को कंप्लीट करके ही पेपर देने जाना है। देखो लिखा हुआ है Fe2O3 + 2Al। ठीक है, गिव्स आउट Al2O3 + 2Fe। अब इसमें यह बताना है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। जो ये आपकी अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% एक ना एक जरूर आता है। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ Fe2O3। अब यहां से देखो इस जब उत्पाद में गया तो यहाँ 2Fe हो गया और O3 क्या हो गया, अलग हो गया। अलग होने का मतलब Al2 के साथ विस्थापित हो गया। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो आपका है ये आपका O3 विस्थापित होकर Al2 के साथ जुड़ गया, इसलिए आपका ये कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला प्रश्न ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, ये भी क्वेश्चन मतलब जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जितना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो सारा समझ लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के एक ही वीडियो में क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को डेली मैं जितना आप लोगों को बताता हूँ वो सारा पढ़ लेना। फिर आप लोग देखो साइंस में आप लोग 90% कैसे लाते हो, सारा आप लोग 90% लेकर आओगे। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। आपको यह बताना है कि जो लौह चूर्ण होता है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डालते हैं तो क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाना है। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो यहां आपको यह बताना है कि जो लौह चूर्ण है पर अगर आप लोग क्या डालोगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आप लोग याद रखना कि आपका जो बनेगा वो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है और आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप ओनली 2 सेकेंड में बता सकते हो। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण से है। कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। आपको यहां यह बताना है कि कोई विलयन है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, और इस जो विलयन है इसका पीएच मान क्या हो सकता है। देखो जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। अब वो क्षारीय होगा तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 1 होगा पीएच मान, या फिर बी है 5 होगा, या फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है 4 होगा, या डी हमारा 7 होगा। तो आपको ये पता है कि आप लोगों को जो 7 से मतलब 7 होता है आपका पीएच स्केल और 0 और यहां से 14, तो यहां जो 7 के नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, और 7 के ऊपर क्षारीय होते हैं। अगर आप लोग यहां देखो 7 के ऊपर कौन सी गिनती है, 10, तो यही हमारा हो जाएगा। आप लोगों का ये जो है ना ये वाला पीएच मान आपका सही हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, याद कर लेना। सारे क्वेश्चंस आप लोग याद करके ही जाना जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है अपच का उपचार करने के लिए, जो अपच होता है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, तो यहां आपके पास है ऑप्शन नंबर ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर बी है एनाल्जेसिक, ऑप्शन नंबर सी है आपका एंटीसेप्टिक एंड ऑप्शन नंबर डी है एंटीसिड।
तो यहां आपसे यह पूछ रहा है जो अपच होता है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एंटासिड। क्या होगा? एंटासिड। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेना है। ओके, अगला देखो, ये क्वेश्चन आप लोग 100% ये समझो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां आपसे पूछा गया है कि पेयजल जो होता है, पीने वाला जल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास है CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है CuCl2, ऑप्शन नंबर सी है CaCl2, ऑप्शन नंबर डी है CaCO3। अब आपको यह बताना है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में क्या प्रयोग किया जाता है इन चारों में से। तो इसमें से हम लोग जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होगा ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? हर एक क्वेश्चन आप लोग यार जितना मैं आपको बता रहा हूं याद कर लेना, 100% ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, इन चारों में से अम्लीय लवण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है NaCl, ऑप्शन नंबर बी है NaHSO4, ऑप्शन नंबर सी है Na2SO4, ऑप्शन नंबर डी है KCl। तो इनमें से अम्लीय लवण कौन सा है? देखो आप लोग यहां देखो, कहीं आपको थोड़ा सा चेंजेस लग रहा होगा, यहाँ H लगा हुआ है और किसी में H नहीं लगा हुआ है। तो जो NaHSO4 है ये हमारा क्या है? अम्लीय लवण है। तो याद रखना जो मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। तो ये आप लोग जरूर याद रखना, ये वाला क्वेश्चन, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आप लोग फोकस करो। लिखा हुआ एथेन का आणविक सूत्र, यहां देखो C2H6 है, इसमें आप लोगों को बताना है कि ए ऑप्शन है 6 सहसंयोजक बंध होंगे, आबंध होंगे, ऑप्शन नंबर बी है 7 सहसंयोजक आबंध हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 8 सहसंयोजक आबंध हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 9 सहसंयोजक आबंध हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपको कैसे पता करना है? देखो एथेन का आणविक सूत्र क्या है? आपका C2H6 है। तो इसमें जो आप लोगों के कितने आपके सहसंयोजक आबंध होंगे? तो वो आपके हैं 7 सहसंयोजक आबंध होंगे। कितने? 7 सहसंयोजक आबंध होंगे। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। देखो ब्यूटेनोन में जो आपका क्रियात्मक समूह कीटोन समूह है, ठीक है। अब आपको यहां ऑप्शन दिया गया है कि सिंगल बॉन्ड CHO एंड वी वाला ऑप्शन है, यहां सिंगल बॉन्ड आपके हाइड्रोजन 2 जुड़ जाएंगे, फिर यहाँ पर कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड O है, और यहाँ ऑप्शन नंबर सी है सिंगल बॉन्ड OH, ऑप्शन नंबर डी है सिंगल बॉन्ड COOH। वैसे देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड CHO अलग समूह है, OH आपका अल्कोहल समूह है, और COOH आपका कार्बोक्सिलिक समूह है। अब आपका बचा क्या? वो है यहाँ आपका ये जो कि आपको डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या है? आपका ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है इतना आप लोग बिल्कुल याद करके जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लिखा हुआ एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होगा, ठीक है। IUPAC नेम आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर या फिर 4 नंबर का आता है जरूर हर साल बोर्ड एग्जाम में। अगर IUPAC नेम लिखना नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने पहले भी बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है प्रोपेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा? वो आपका होगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोगों का एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। तो जो आप लोगों का एसिटिक अम्ल है इसका IUPAC नेम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है कि तत्व X और आप लोगों का XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। इसका जो गलनांक है वो अधिक है, और आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? यह आपको बताना है कि आवर्त सारणी में जो ये तत्व है संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा।
अब आपके पास ऑप्शन देखो है, ऑप्शन नंबर ए है Na, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है Al एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम एंड ऑप्शन नंबर डी है सिलिकॉन Si। अब आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अब जब आवर्त सारणी के बारे में आप लोग जानोगे तभी ये बता पाओगे, और उसे देखकर भी आप बहुत आसानी से बता सकते हो, क्योंकि यहां लिखा हुआ है तत्व तो X और XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा। ये बिल्कुल राइट है, Mg, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दिया। अब आप लोगों का बायोलॉजी, जो कि जैव प्रक्रम पहला चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आप लोगों का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण होते हैं उनके लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको यह बताना है कि जो स्वपोषी पोषण होते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उनके लिए क्या क्या आवश्यक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो उनके लिए आवश्यक है, और क्लोरोफिल भी आवश्यक है, ठीक है, उनको भोजन बनाने के लिए। और सूर्य का प्रकाश तो आवश्यक है ही, क्योंकि उनको प्रकाश संश्लेषण करना होता है। लेकिन अब यहां आपका बचा क्या, उपयुक्त सभी। ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब ये सारी चीजें उन्हें चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप लोगों को पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आप लोग फोकस करो। इसमें क्या है लिखा हुआ है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिखा भी है। जो फेफड़ा होता है, ठीक है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है बाएं अलिंद में, ऑप्शन नंबर बी है दाएं अलिंद में, ऑप्शन नंबर आपका सी है बाएं निलय में, ऑप्शन नंबर डी है दाएं निलय में। अब आपको यह बताना है कि जो फेफड़ा होता है, फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है, और ऑप्शन आपके 4 हैं। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सही है बाएं अलिंद में। कौन सा ऑप्शन सही है, बाएं अलिंद में। याद रखना, बाएं अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ओके, ये आप लोग याद रखना। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आपको रिवीजन करके, याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में पेपर देने। क्वेश्चन नंबर 13 समझो कि पादप में जो जाइलम होता है उत्तरदायी होता है। देख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उसमें जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा ए है जल का वाहन, ऑप्शन नंबर बी है भोजन का वाहन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास अमीनो अम्ल का वाहन, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन का वाहन। जो पादप में जो जाइलम होता है, जाइलम उत्तरदायी होता है, जो आप लोग ध्यान से समझो। जा से क्या होता है, जल। जा से आपका जाइलम, और जा से क्या होता है, जल। तो जा से जल और जा से जाइलम, तो आप लोगों को पता चल गया होगा ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। तो जल का वहन करता है, ठीक है। और आप लोग एक बात याद रखना, अगर जल का वाहन जाइलम करता है तो बच्चा पार्टी भोजन का वाहन कौन करता है, तो भोजन का वाहन आप लोग याद रखना फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए, जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखो, इसमें क्या कह रहा है कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। मतलब जो पृथक्करण का नियम है, जो मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं, उसको किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी है ह्यूगो डे व्रिज ने, ऑप्शन नंबर सी है जॉन ग्रेगर मेंडल ने, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास रॉबर्ट हुक ने। तो आपको यह पता है कि जो आप लोगों का पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था, आप लोगों को पता होगा। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है हमारा जॉन ग्रेगर मेंडल ने। कौन प्रस्तुत किया था, जॉन ग्रेगर मेंडल ने। अब आपको यह भी पता होगा कि इन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किया था, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो एक है प्रभाविता का नियम पहला, दूसरा है आप लोगों को यही पृथक्करण का नियम, और तीसरा हमारा है स्वतंत्र अभिमन का नियम, जो कि तीनों नियम मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आप लोग देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, विकासीय के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे सबसे ज्यादा समानता की गई है। अब आपके पास ऑप्शन नंबर ए है चीन के विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी है चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर सी है मकड़ी, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास जीवाणु। तो अब आप लोग ये बताना है कि विकासीय दृष्टिकोण से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ना चिंपैंजी। तो चिंपैंजी से हमारी समानता की गई है, सोच सकते हो,
ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करके जाना है। अगला है, अब आप लोगों का देखो यहां से फिजिक्स स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? फिजिक्स। ठीक है, याद रखना। अब देखो पहला प्रश्न है, पहला है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखो एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 0, ऑप्शन नंबर बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है अनंत, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपका इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत होता है। इतना याद रखना कि जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होता है। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा क्वेश्चन याद कर लेना। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से लिखा हूं मेहनत करके और आप लोगों को बता भी रहा हूं कि ये ऑप्शन सही है। अब आप लोगों को केवल एक बार देखना है, अगर एक बार में ना समझ में आए दोबारा उसी वीडियो को देखो। ठीक है, जब समझ में आ जाए तो फिर आप लोग उसको कोशिश करो सॉल्व करने का। सारा क्वेश्चन लिखा हुआ, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अब ये तो आपको पता होगा कि F बराबर R/2 होता है। ये सूत्र तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता हो तो पता हो गया, अब आप लोगों को पता चल गया ना। तो यहां आपको फोकस दूरी दी हुई है, फोकस दूरी यानी कि ये चीज दिया हुआ है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है तो R/2 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि जो आप लोगों का वक्रता त्रिज्या होता है ना वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। कितनी होती है? 2 गुनी। ये याद रखना, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होगी। तो अब आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 30 सेंटीमीटर, डी है 40 सेंटीमीटर। तो अब आप लोग बताओ क्या होगा? यहां आपका 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो 10 से आपको 2 में मल्टीप्लाई कर लेना है और आपका 20 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोगों को सारा चीजें समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये भाई बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुका है आने का, इसीलिए मैं आप लोगों को जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप लोगों को इससे बाहर ना पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में। लिखा हुआ है निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल है ये तो आपको इतना पता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो कांच जिसका अपूर्णांक 1.5 है तो प्रकाश की चाल होगी। देखो आपको यहां अपूर्णांक दे दिया गया है और निर्वात में प्रकाश की चाल दे दिया गया है। तो अब आप यह समझो कि हमें एक माध्यम का अपूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, एक माध्यम की चाल ज्ञात करना, सॉरी चाल, तो प्रकाश की चाल आपको बताना है। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं कि आप लोग उसको ध्यान रखना। जैसे अगर आपका अपूर्णांक दिया हुआ, प्रकाश की चाल दिया हुआ हो और ये पूछे तो आप लोग एक काम करना, यहां आपका कितना दिया हुआ आप लोगों का चाल 3 × 10⁸ दिया हुआ है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड वो तो रहेगा ही, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आपका अपूर्णांक जो दिया हुआ है उससे आप भाग दे देना। जैसे आपका अपूर्णांक 1.5 है तो 1.5 में आप भाग दे देना। अब जैसे आप भाग दोगे ना, यहां से 1.5 आप कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी कि 2 जा 1.5 2 जा 3। तो यहां अब आपका हो जाएगा ना, ये आपका 2 हो जाएगा और 10⁸ हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहां आपका हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बस यही हो जाएगा ना, आसान है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो ऑप्शन तो वैसे आपके पास बहुत हैं। ऑप्शन नंबर ए है 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अब आप लोग बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब तो आप लोगों को पता ही चल गया ना, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या दिक्कत है, और आपको बता भी दिया कैसा सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। जितना मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं यार, कंप्लीट कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से लिखा है और इसको फिर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं सही, जो आप लोगों का है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आप लोग देखो, फोकस करना ध्यान से। लिखा हुआ है स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंद होता है। जिसकी आंख बिल्कुल स्वस्थ है उसके लिए दूरबिंद बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है इनफाइनाइट यानी कि अनंत पर।
अब आप लोग खुद फील करो कि मतलब जिसका आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो उसका दूर बिंदु क्या होगा? क्या वो केवल 100 सेंटीमीटर देख सकता है, या फिर 50 सेंटीमीटर, या फिर 25 सेंटीमीटर? नहीं, जहां तक उसकी नजर जाएगा ना वहां तक देख सकता है। तो फिर आप लोग ये वाला टिक मार दो ना, इनफाइनाइट। क्या दिक्कत है, ये सही हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, इनफाइनाइट। अगर उसका आंख बिल्कुल स्वस्थ है, उसमें कोई दोष नहीं है, ना निकट दृष्टि दोष है, ना जरा दृष्टि दोष है, ना दूर दृष्टि दोष है, तो फिर वो बहुत दूर तक देख सकता है जहां तक उसका नजर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पुतली द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास दृष्टि पटल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है पक्षमाभि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है परितारिका द्वारा। तो आपको यह बताना है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा पक्षमाभि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पक्षमाभि द्वारा। याद रखना, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके ही जाना है, मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पर आप लोग ध्यान दो। लिखा हुआ है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। जो चंद्रमा है, चंद्रमा से देखने पर आकाश किस रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए है बैगनी रंग का, ऑप्शन नंबर बी है काला रंग का, ऑप्शन नंबर सी है नीला रंग का, ऑप्शन नंबर डी है सफेद रंग का। तो अगर आप चंद्रमा से मतलब चंद्रमा से आकाश को देखोगे ना, तो एक बात याद रखना कि वो किस रंग का दिखाई देगा? काला रंग का दिखाई देगा। किस रंग का? ब्लैक, काला रंग का। ठीक है, ये याद रखना। ओके, ये आपको जरूरी है याद रखना। अगला ये देख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का मात्रक होता है। देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये तो आपको पता होगा। V बराबर IR, और यहां से R बराबर क्या हो जाएगा? ये आप लोगों का जैसे R है तो इधर आ जाएगा, V अपान A हो जाएगा। ठीक है, तो यह आप लोगों का ओम के नियम से अगर प्रतिरोध का मात्रक देखा जाए ना, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है ओम, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ओम प्रति मीटर, यहाँ ओम मीटर है, यहाँ मीटर प्रति ओम है। तो अगर ये देखा जाए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो ये आपका बिल्कुल राइट क्या होगा? वो है ओम। ओम बिल्कुल राइट है, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 23 नंबर क्वेश्चन कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखो जो गतिमान आवेशित कण है, अगर आप उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अगर आप उसे विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो गतिमान आवेशित कण दोनों उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र हो या फिर विद्युत क्षेत्र हो, दोनों उत्पन्न कर सकता है, ये याद रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज है जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है जनित्र, ऑप्शन नंबर बी है अमीटर, ऑप्शन नंबर सी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है मोटर। ठीक है, तो अब आप लोग ये बताओ कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति इन चारों में से क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र। ये आप लोग टिक लगा लो जनित्र पर। बस हो गया आपका ये भी क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन। तो चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दो। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखो कि वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो वैद्युत मोटर है वो क्या परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर बी है यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखो जो विद्युत मोटर होता है वो आपका जो वैद्युत ऊर्जा होता है ना, जो आप लोगों को विद्युत से मिलता है, उसको आपको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, आपके कार्यों को करने में सहायता करता है ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जो जीवाश्म ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है कोयला पेट्रोलियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जल विद्युत। तो जो जीवाश्म ऊर्जा है उसका स्रोत है कोयला या फिर पेट्रोलियम, कोयला या फिर पेट्रोलियम। तो ये जितना मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, यानी कि 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर इतना आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में
इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टारगेट 90 प्लस है। अगर मैं जितना आप लोगों को साइंस में पढ़ा रहा हूं, अगर आप पढ़ लोगे तो आप लोग भी 90% ला सकते हो। इससे पहले मैंने आप लोगों को जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले आप उसको जरूर देख लेना। फिर इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इसको फिर पढ़ लेना, ठीक है। जैसा कि पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से है। और आप लोगों को जितना प्रश्न बताने वाला हूं, बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। पहला प्रश्न आप लोग देखो कि वायु में जलाने से पहले, मतलब वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन होता है, आपने इसे पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन है उसे साफ क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप लोग ये समझो, जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम जो होता है ना, वो क्या करता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत उसके ऊपर चढ़ जाती है ना, तो वो जल्दी जलता नहीं है, और जब उसे हम रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लेंगे ना, तो वो बहुत आसानी से जलने लगता है। मेन कारण यही है। अब कैसे लिखना है ये देख लो कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह, जो मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले इसे रंगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह कैसे आई, जो मैग्नीशियम है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। सिंपल सा चीज है, ठीक है। लेकिन आपको लिखना ऐसे है, एक सिंपल सा चीज की एग्जामिनर को 1 मिनट में समझ में आ जाए कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या उपस्थित है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले इसे रंगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है, ठीक है। काफी आसान है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद कर लेना है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। मतलब जितना मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ज्यादा टाइम तक इसे ढूंढा है, ठीक है। अगर आप इतना याद कर लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट ही कर लेना है, जैसा कि आपको दिखा रहा हूं कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। जो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं उन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखोगे, यहां आप लोग उत्तर हेडिंग डालो। लिखा हुआ तेल एवं वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो तेल एवं वसायुक्त आपके खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते। देखो, जब इसे आप लोग नाइट्रोजन से प्रभावित नहीं रखोगे, नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, और अगर अभिक्रिया कर लेगा तो ये जल्दी खराब होने लगते हैं। अब अगर आप लोग तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, अगर आप नाइट्रोजन से प्रभावित करोगे तो ये क्या होगा ना, क्योंकि ऐसे करने से ना आपकी जो खाद्य पदार्थ है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाएंगी, और अभिक्रिया नहीं कर पाएंगी तो ऑक्सीकृत भी नहीं होंगी। तो इस प्रकार खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसे में जो खाद्य पदार्थ है ना, लंबे समय तक अच्छे से रखा जा सकता है, उसमें कोई भी खराबी नहीं होगा, कोई भी दुर्गंध नहीं आएगा। तो ये हमारा है राइट आंसर। तो इसको भी आप लोग बिल्कुल याद कर लेना, मतलब जितना क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोग समझ लो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करना है हमें। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन छोटा जरूर है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुका है आने का, या तो ऑब्जेक्टिव में आता है या फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न में आता है, ठीक है। लिखा हुआ है पीएच, जो आपका शुद्ध अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। देखो, आपको शुद्ध जल का बताना है, शुद्ध अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये आप लोग दूसरे चैप्टर में जो एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर है उसमें जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका जो पीएच मान होता है, या फिर इससे आप एक क्वेश्चन और बनाया जा सकता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। जो उदासीन विलयन का पीएच मान लिखिए, ठीक है। जो जल होता है ना वो उदासीन विलयन होता है, क्यों, क्योंकि उदासीन विलयन का कोई स्वाद नहीं होता, और अगर जल को देखा जाए तो इसका भी कोई स्वाद नहीं होता है। तो इसका पीएच मान मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ना 7। क्या हो जाएगा 7। तो इसका पीएच मान 7 होता है, याद रखना। एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो आप लोगों को बिल्कुल तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल आप लोगों की सारी चीजों की तैयारी कराई जा रही है लगातार, ताकि आप लोग
आप लोग साइंस में 90% फोड़ कराओ, लेकिन यार आपको जितना पढ़ा रहा हूं उतना आप लोग पढ़ो। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो ताकि वो भी अपनी तैयारी लगातार चलाए रखें, ठीक है। और 1 सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, कर लिया करो, क्योंकि इसको लिखने में मुझे कम से कम 10 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। तो यार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये हमारा है तीसरा क्वेश्चन, सॉरी आप, हाँ तीसरा क्वेश्चन। अब चलो हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखो, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण से ही है कि ताजे दूध जो होता है, ताजा दूध का पीएच मान 6 होता है। आपको पता है जो ताजा दूध होता है इसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। और दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर मतलब अपना उत्तर समझाइए। देखो ध्यान से समझना, जो ताजा दूध होता है वो अगर आप थोड़ा सा उसको स्वाद में चखो तो फिर वो थोड़ा सा मीठा होता है, ठीक है, पिए होंगे ताजा दूध। और अगर दही को आप खाते हो तो वो कैसा होता है, खट्टा होता है। अब खट्टे और मीठे से थोड़ा सा एक बात समझना, जो अम्लीय होता है ना, अम्ल, वो खट्टा होता है। और अगर उसका पीएच मान जैसे कम होगा तो वो जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा खट्टा होगा, और जैसे ही उसका पीएच मान अधिक होता चला जाएगा ना, उसका खट्टापन गायब होता चला जाएगा। तो अब यहां समझो, ताजे दूध का पीएच मान अगर 6 है ना, तो दही बन जाने पर उसके पीएच मान में कमी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो 6 पीएच मान है ये बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होगा, 7 से थोड़ा सा कम है। लेकिन 7 से अगर 3 पर पीएच मान आ जाए, 2 पर आ जाए, तो बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो अब आप ये समझो कि ताजा दूध का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, परंतु दही बन जाने पर इसके पीएच मान में कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि आपका 0 से लेकर 7 तक आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। अब 7 से जितना नीचे होगा और 0 के बीच में जितना होगा ना, मतलब 1 2 3 4 इसके बीच में होगा तो बहुत ज्यादा खट्टा होगा, और इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। और अगर दही बन जाता है ना तो इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। इसकी जांच हम इस तथ्य पर कर सकते हैं कि ताजा दूध क्या होता है, मीठा होता है, मतलब मीठा होता है, और दही बन जाने पर यह खट्टा होता है, दही बन जाने पर, परंतु दही खट्टा होता है। तो इसका जांच आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपका ताजा दूध जो होता है मीठा होता है, इसलिए इसका पीएच मान कितना है, 6 है। लेकिन अगर ये दही बन जाता है ना तो इसके पीएच मान में कमी होगी, क्योंकि इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है, इसलिए इसकी पीएच मान में कमी होगी और ये स्वाद में खट्टा होता है। बस इतना सा आपको समझना है, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल रट डालो, कंप्लीट कर डालो, याद कर डालो कैसे भी, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है। तो जितना पढ़ाया जा रहा है उन सारे को आप बिल्कुल से तैयार कर डालो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछ रहा है कि जो धामन सोडा होता है, यानी कि धोने वाला सोडा, नाम सुना होगा धामन सोडा का, रासायनिक नाम, यानी कि आपको धामन सोडा का क्या बताना है, रासायनिक नाम बताना है, अणुसूत्र बताना है। जो इसका अणुसूत्र होता है लिखिए। देखो धामन सोडा का जो रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। तो बच्चा पार्टी यहां आप लोग ध्यान से समझो कि जो धामन सोडा है, धामन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। वह अणुसूत्र आपका Na2CO3 × 10H2O होता है, ठीक है, 10H2O। यानी कि यहां से आपको क्या पता चला कि आपका धामन सोडा का जो रासायनिक नाम होगा वो सोडियम कार्बोनेट, वह अणुसूत्र जो होगा Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। अब आप लोगों को इसके बाद एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो दिया जाएगा। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इन सारे को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां आपके अति लघु उत्तरीय है। देखो कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम, जो कॉपर होता है, कॉपर के आपको 2 प्रमुख अयस्क के नाम धातु एवं अधातु चैप्टर से है, वह सूत्र लिखिए, ठीक है। आपको कॉपर जानते ही होंगे, Cu यानी कि कॉपर के, आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कॉपर के आपको 2 प्रमुख अयस्क का नाम बताना है और उनका सूत्र भी बताना है। तो कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क हैं सल्फाइड X और ऑक्साइड X। क्या है? सल्फाइड और ऑक्साइड X, ठीक है। अब आपको इनके उदाहरण देखो। सल्फाइड X का जो उदाहरण है वो है कॉपर ग्लंस। क्या है बच्चा पार्टी? कॉपर ग्लंस। और ऑक्साइड X का जो उदाहरण है वो है क्यूप्राइट। क्या है? क्यूप्राइट। अब कॉपर ग्लंस का जो फार्मूला होगा वो होगा CuS। देखो S से होता है सल्फाइड, तो S आ जाए तो वो समझ लेना कि सल्फाइड X है, और अगर O आ जाए O तो आप समझ लेना कि ऑक्साइड X है, क्योंकि ऑक्साइड का O होता है और सल्फाइड का S होता है। तो आपका क्यूप्राइट का फार्मूला होगा Cu2O, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर यहां से सल्फाइड और ऑक्साइड पूछा जाए तो आप लोग O लगा होगा तो ऑक्साइड X बताना, और अगर S लगा होगा तो सल्फाइड X बताना। बस इतना सा छोटी सी चीज है, ठीक है।
ये भी आपका धातु एवं अधातु चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। अगर लोहे में जंग लगता है तो उससे अगर हमें उससे बचाना है तो उनके लिए आपको दो तरीके बताना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेना कि लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके निम्नवत हैं, मतलब निम्नलिखित हैं, निम्नवत हैं, इस प्रकार से हैं, कुछ भी लिख सकते हो। तो फिर आपको बता दूं पहला वाला कि लोहे की सतह पर पेंट या ग्रीस लगाकर, जो लोहे की सतह होता है उस पर अगर आप पेंट लगाओगे या फिर ग्रीस लगाओगे तो आपका वो जंग लगने से बच जाता है। और अगला आप लोग देखो दूसरा नंबर कि यसद लेपन या फिर लोहे की वस्तुओं पर जस्टे की प्रत चढ़ाकर, जो लोहे की वस्तु, जैसे यसद लेपन का मतलब यही होता है। अगर आप इतना भी लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में यही चीज लिखा हुआ है। लेकिन आप अगर आप ब्रैकेट में ये भी लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा कि लोहे की वस्तुओं पर जस्टे की प्रत चढ़ाकर करके, ठीक है, चढ़ा करके, या आप चढ़ा करके लिख दो, परत चढ़ा करके। ठीक है, तो ये है लोहे को मतलब जंग से बचाने के दो प्रमुख उपाय अच्छे। ठीक है, तो ये दोनों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। योगात्मक अभिक्रिया, योग मतलब होता है जुड़ना, तो योगात्मक अभिक्रिया का मतलब भी होगा जुड़ना। जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा, परिभाषा और उदाहरण सारी चीजें। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि योगात्मक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन कई टाइप से पूछा जा सकता है। देखो योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ जो पदार्थ होते हैं आपस में संयोग करके, मतलब क्या है कि आपस में संयोग करके एक पदार्थ बनाते हैं। मतलब कई पदार्थ होंगे योगात्मक अभिक्रिया में, अगर दो पदार्थ हैं तो वो संयोग करेंगे और एक पदार्थ बनाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ जो होते हैं आपस में संयोग करके क्या करते हैं, केवल एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता, केवल एक ही पदार्थ बनता है, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे जितने हो, लेकिन आपका एक ही पदार्थ बनेगा। ठीक है, जुड़ेंगे कई सारे, बनाएंगे एक पदार्थ, तो वही चीज कहा ना कि जुड़ना। अब आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे आप ले सकते हो एथिलीन, एथिलीन का मतलब होता है CH2 और आप सिंगल बॉन्ड लगाकर CH2 लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इसी चीज को आप लिख सकते हो C2H4, ऐसा भी एथिलीन का फार्मूला लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां आप डबल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि बच्चा पार्टी ये डबल बॉन्ड लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि आपका दो कार्बन यहां है तो यहां एक कार्बन जुड़ जाएगा यहां, लेकिन आपका कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो यहां डबल बॉन्ड यहां हो जाएगा और दो कार्बन दो बॉन्ड हो जाएंगे और यहां से डबल 4 हो जाएंगे ना। अब आप लोगों को प्लस इसमें क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप लोगों को गिव्स आउट मिलेगा क्या, ये भी समझना जरूरी है ना। तो गिव्स आउट अब आप लोगों को मिलेगा, जैसे मैंने कहा है कि यहाँ आप लोग थोड़ा उत्प्रेरक लेना ना। जैसे आपका Na है, सोडियम उत्प्रेरक रहेगा और आप गर्म करोगे कितने डिग्री सेल्सियस पर, आप गर्म कर दो 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस पर, इतना पर गर्म कर दो। फिर आपको मिलेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक ही चीज है बच्चा पार्टी, केवल एक ही CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसी को आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो मैं आपको बता दूं, इसी चीज को आप लोग लिख सकते हो कि आपका CH3 को आप C लिख सकते हो, C2 एंड H6 लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नाम क्या है ये भी मैं आपको बताता चलता हूं। ये आपका है, देखो एथिलीन है, एथिलीन। ये आपका हाइड्रोजन है, ये तो आपको सभी को पता होगा। ये आपका एथेन है, क्या है, एथेन है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि आपको बिल्कुल से समझ में आ जाए। और मैं आपको बता दूं, एक मैंने इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिया है, अभिक्रिया लिया है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको और अभिक्रिया की वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभिक्रिया का ट्रिक सहित, आपको बिल्कुल याद रहेगा जिंदगी भर। लेकिन आप लोग कमेंट करना। आपके दो ही चैप्टर में अभिक्रिया है, एक है अम्ल क्षार एवं लवण, एक है कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर, इन्हीं दो चैप्टर में है। और एक अभिक्रिया मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिया है, लिखा हुआ है कि आप निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार देंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए एसिटिक अम्ल से मेथेन। मतलब आपको एसिटिक अम्ल से मेथेन बनाना है। अब यहां दो चीजें पता होना चाहिए, एक तो आपको एसिटिक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए और किससे रिएक्शन कराएंगे ताकि हमें एसिटिक अम्ल से मेथेन मिल जाए।
देखो ये आपका 2 स्टेप में रिएक्शन है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बताता चले। ठीक है, सबसे पहले एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH। ये हमारा हो जाएगा एसिटिक अम्ल का फार्मूला। ठीक है, अब यहां आप NaOH से अभिक्रिया कराओ, NaOH से आपने अभिक्रिया कराई तो आपको गिव्स आउट मिलेगा क्या, आपको मिलेगा, देखो यहां से CH3 आपका आ गया CH3, ठीक है, एंड आपका यहां से COO आ गया, मतलब CH3COO साथ में ले लेना, और यहां से Na यहां से ले लेना, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा सोडियम एसीटेट, Na से सोडियम और CH3COO से एसीटेट, और प्लस आप लोग जल निकाल देना H2O। ठीक है, नाम मैं थोड़ा सा लिख देता हूं कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ठीक है, और ये आप लोगों का क्या है CH3COOH, ये हमारा है चपाटी एसिटिक अम्ल। अब और तो सारी चीजें पता होगा, ये NaOH से Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको अभी मेथेन नहीं मिला है, अभी आपको कहां मेथेन मिला, अभी तो मैंने रिएक्शन करा, हमें सोडियम एसीटेट मिला। अब फिर से आपको सोडियम एसीटेट को इधर लेना है, CH3COONA सोडियम एसीटेट, और इसका रिएक्शन कराना है NaOH से दोबारा, NaOH से दोबारा करा दो, और जैसे ही NaOH से कराओगे आपको क्या मिलेगा, आपको लेकिन एक बात याद रखना, यहां आपको थोड़ा सा उत्प्रेरक का काम लगेगा, आपको कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब लेना है और गर्म करना है। ठीक है, अब एक चीज पता होना चाहिए, यहां से आपको सीधा लिख दो, यहां से CH3 यहां से ले लो, और यहां से आप ले लो H। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा CH3 और H, यानी कि आपको मिल जाएगा CH4, ये मेथेन हो गया, ये आपका निकलेगा गैस के रूप में, और प्लस अब यहाँ Na दो Na है तो Na2 कर दो। ठीक है, Na2 कर दिया। अब C तो एक ही है, C आपके पास कितने हैं, C एक है। ठीक है, क्योंकि एक C मैंने ले लिया, C एंड O हमारे पास 2 1 3 है, यानी कि CO3, बस यही हमारा हो जाएगा। और ये हो गया Na2 से सोडियम और CO3 से कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो अब आप देखो यहां से मैंने इसी चीज से CH3COOH से, यानी कि आपका एसिटिक अम्ल से मैंने क्या प्राप्त किया, मेथेन प्राप्त कर लिया। दिस इज मेथेन। बस यही आपको रिएक्शन कराना है, लेकिन बच्चा पार्टी हार्ड है, कोई आसान नहीं है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हार्ड है। अब आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आप रिएक्शन कहोगे तो और सारी वीडियो में लाऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रिएक्शन का। अगला है कि आप लोगों का एसिटिक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। एसिटिक अम्ल, अभी मैंने एसिटिक अम्ल का 2 उपयोग बता दें। देखो एसिटिक अम्ल वही है जो मतलब सिरका जिससे बनता है ना, सिरका खाया जाता है, खट्टा होता है, वही चीज है एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब देखो जैसे इसका हम प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं, मतलब प्रयोगशाला में इसका काम आता है जांच करने में या फिर कुछ और चीज में अम्ल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट नंबर। दूसरा हमारा उपयोग है कि कृत्रिम सिरका बनाने में, कृत्रिम सिरका बनाने में, यानी इसका उपयोग हम लोग सिरका बनाने में करते हैं, जो कृत्रिम मतलब घर पर हम लोग इसका सिरका बनाने में प्रयोग करते हैं मनुष्य के द्वारा। तो ये आपको समझ में आ गया ना एसिटिक अम्ल का 2 उपयोग। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी नियम। अभी आपको यहां में आधुनिक आवर्त सारणी का नियम भी बता दूंगा और मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम भी बता दूंगा, सारी आपको दोनों इसी में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम समझ में आ गया तो समझ लो मेंडलीव का आवर्त नियम बिल्कुल समझ में आ गया, और दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, जो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार क्या कहता है कि जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, जो तत्व होते हैं, तत्वों के जो भौतिक गुण होते हैं तथा रासायनिक गुण, या फिर तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के। ये ध्यान रखना, जो आधुनिक आवर्त सारणी में यही कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियम अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब बच्चा पार्टी मेंडलीव की आवर्त सारणी समझो, देखो मेंडलीव जी का कुछ नहीं है, यहां कहा आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है, वहां मेंडलीव की आवर्त सारणी कर देना। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके
परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव जी ने कहा था कि उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी नियम में यह कहा गया था कि उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। केवल चेंजेस क्या है, केवल भार चेंज कर देना, क्रमांक यानी कि परमाणु क्रमांक की जगह परमाणु भार कर देना है, बस आपका हो गया मेंडलीव जी का आवर्त सारणी का नियम। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज्यादा आसान है। तो ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ कर ही पेपर देने जाना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग समझो। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि आपका बायोलॉजी से अब स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चन, जितने भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपका पहले चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस से चैप्टर से है, लिखा हुआ है हमारे अमाशय में, जैसे हमारा अमाशय है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अगर हमारे अमाशय में अम्ल पाया जाता है तो फिर इसकी भूमिका क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी का एक बहुत ज्यादा वायरल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है हमारे अमाशय में उपस्थित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हैं, जो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि आपके HCl अम्ल है ना, तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। क्या तैयार करता है, एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, एक एंजाइम होता है पेप्सिन एंजाइम, तो इसी की क्रिया में ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये सहायक होता है, और यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। और जो भोजन में उपस्थित कीटाणु होते हैं इसी अम्ल के कारण क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपको बताना है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो हमारे अमाशय में उपस्थित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। क्या तैयार करता है, एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। जो पेप्सिन एंजाइम होता है उसकी क्रिया में सहायक होता है, और यह भोजन में उपस्थित जो कीटाणु होते हैं कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। ये बच्चा पार्टी आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, और बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल रट लेना है, तैयार कर लेना है। सुबह उठकर आप पढ़ डालो, सारी चीजें आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं। जो स्वपोषी पोषण होते हैं उनके लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उनके उत्पाद कौन से हैं, मतलब उनके उत्पाद क्या हैं, मतलब उनकी परिस्थितियों को बताना है, क्या क्या चीजें उनके लिए आवश्यक है और उनको मतलब क्या उनसे आपको क्या मिलता है, ठीक है। तो अब आप लोग समझो, स्वपोषी पोषण जो होते हैं वो स्वयं पर निर्भर होते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो उनके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, देखो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य का प्रकाश उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्लोरोफिल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो पेड़ पौधे या फिर स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम लोगों के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो सांस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जल आदि परिस्थितियों का होना आवश्यक है। अब आपको क्या क्या चीजें स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि परिस्थितियां होना उनके लिए आवश्यक है। और इसके जो आपके उत्पाद हैं यानी कि उत्पाद हैं ऑक्सीजन। देखो हमें पेड़ पौधे से क्या मिलता है, ऑक्सीजन, तो इनके ये उत्पाद हैं, मतलब ये बनाते हैं, समझो हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा आपको कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। क्या क्या चीजें मिलती हैं आपके, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बायोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोगों को मैं 3 फुल फॉर्म बताने वाला हूं, 3 फुल फॉर्म जो आपको कंप्लीट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है। और आप लोगों को पहले NADP का पूरा नाम, NADP का पूरा नाम, NADP का पूरा नाम क्या होता है ये आपको बताना है। आपको 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अब देखो NADP का पूरा नाम होता है, N से होता है निकोटेमाइड, ठीक है, निकोटिनेमाइड। N से क्या होता है, निकोटिनेमाइड, और A से होता है एडेनिन, ठीक है, एडेनिन, और D से होता है डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है D से, डाई न्यूक्लियोटाइड, और P से होता है फास्फेट। यानी कि आपका निकोटिनेमाइड, एडेनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड, फास्फेट, ये होता है NADP का पूरा नाम। कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये है NADP का पूरा नाम। और साथ में मैं आपको बता दूं, आपको DNA और RNA इनका भी पूरा नाम तैयार कर लेना है, जो कि मैं आपको बता देता हूं। DNA का क्या नाम होता है पूरा नाम, आपका DNA और RNA का, DNA का होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ RNA का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अभी मैं आपको DNA और RNA में अंतर भी बताने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको अगला फुल फॉर्म तैयार कर लेना है ATP, जो कि आपका ऊर्जा का मुद्रा होता है ATP, तथा ADP।
एडीपी और एटीपी दोनों का तैयार करना है पूरा नाम। देखो पहले मैं आपको बताऊंगा एटीपी का, एटीपी यानी कि एटीपी ऐसे हिंदी में पूछेगा, ठीक है। तो एटीपी, देखो एटीपी का होगा, ए से होगा एडिनोसिन, क्या होता है एडिनोसिन, और टी से होगा ट्राई, और पी से होगा फास्फेट यानी कि एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ये होता है एटीपी का। और एडीपी का जो होगा वो होगा एडिनोसिन डाइफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट। तो ये हो गया हमारा एटीपी और एडीपी का फुल फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यानी कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ द्विखंडन और बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। आपको द्विखंडन की परिभाषा देना है और बहुखंडन की परिभाषा देना है, दोनों का। तो द्विखंडन और बहुखंडन, पहले आपको बताना है द्विखंडन की परिभाषा। तो इस विधि द्वारा जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब जिनके अंदर एक ही कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीव होते हैं, जीव दो भागों में विभक्त होते हैं। कितने भागों में? दो भागों में विभक्त होता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है। इसमें आपको यह बताना है कि इस विधि द्वारा जो द्विखंडन, देखो द्वि मतलब होता है दो और खंडन मतलब होता है टूटना, यानी कि दो खंडों में टूटना। अब एक कोशिकीय जीव है जिनके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है, वही तो दो खंडों में टूटेगा, तो वही दो खंडों में टूट जाता है। तो वही चीज मैंने आपको बताया कि इस विधि द्वारा जो एक कोशिकीय जीव होते हैं दो भागों में विभक्त होता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख सकते हो अमीबा। अमीबा जो होता है ना, मतलब एक अकेला होता है, लेकिन ये एक से दो हो जाता है, दो से चार, चार से छह, और छह से आपका नहीं, एक से दो होगा, दो से चार, चार से आठ हो जाएगा, और आठ से 16, 16 से 32, ऐसे बहुत ज्यादा अमीबा हो जाता है एक से ही। तो इसीलिए मैंने आपको ये क्या बताया कि अमीबा आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला देखो, अगला हमारा है बहुखंडन। बहुखंडन मतलब होता है, बहु मतलब होता है बहुत, और खंडन मतलब होता है टूटना, यानी कि बहुत खंडों में टूटना, बहुत भागों में टूटना, ठीक है, अनेक भागों में टूटना। इस विधि में जो एक कोशिकीय जीव होते हैं अनेक भागों में विभक्त होता है, अनेक भागों में विभक्त होता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है। तथा इनके जो प्रत्येक भाग होते हैं, जैसे कई खंडों में विभक्त हो गया, तो इसमें जो प्रत्येक भाग है ना, प्रत्येक भाग नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे अगर एक ही कोशिका 100 भागों में विभक्त हुआ तो 100 जीव हो जाएंगे। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आप लोग इसमें क्या लिख सकते हो, मलेरिया परजीवी लिख सकते हो, एग्जाम्पल है, सॉरी मलेरिया परिजीवी है ना, मलेरिया परिजीवी है। या फिर इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। बस ये चीज आपको एग्जाम्पल में याद रखना है, बस आपका हो गया। तो मतलब द्विखंडन और बहुखंडन में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। मतलब एक होता है परिवार नियोजन, ठीक है। परिवार नियोजन का मतलब होता है कि बच्चों की संख्या सीमित रखना। ऐसा नहीं कि कई सारे बच्चे हो गए, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सरकार की तरफ से मतलब ऐसा कहा गया कि परिवार को नियोजित करो, कम से कम जनसंख्या, ठीक है, तभी तो मतलब प्रदूषण कम होगा। अगर जनसंख्या कम रहेगा, मतलब एक गांव में 40-50 लोग हैं तो वहां प्रदूषण कम होगा, लेकिन अगर बगल में ही 500 लोग हैं एक गांव में तो उस गांव में प्रदूषण ज्यादा होगा, क्योंकि 500 लोग मतलब वहां प्रदूषित कर रहे हैं उस वातावरण को, और यहाँ 50 लोग। तो वही कहा गया है कि मतलब परिवार को नियोजित रखना, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा ओनली 1 मिनट में। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि परिवार कल्याण, अगर परिवार का कल्याण चाहिए, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर, बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर परिवार का कल्याण हेतु बच्चों की संख्या जो है ना सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाता है, ठीक है। अब इसके मतलब छोटे परिवार का महत्व क्या है, इससे क्या फायदे हैं। देखो
यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी तथा उनका रहन सहन अच्छा होगा। अगर वहां उनके पास कम बच्चे हैं, किसी के पास 5-6 बच्चे हैं, किसी के पास केवल 2 ही हैं, तो फिर वो 2 बच्चों का मतलब पूरा खान पीन रहन सहन देखना है उनको, 5 से 6 बच्चों को देखना है, तो फिर उनको दिक्कत होगा ना अगर उनकी कमाई नहीं है। अगर कमाई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको समझना है। तो परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहा जाता है। और यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा रहन सहन उनका अच्छा होगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा परिवार नियोजन के बारे में। बस इतना सा आपको समझना है परिवार नियोजन में, और आपकी एनसीईआरटी में इससे बड़ा टॉपिक नहीं दिया हुआ है। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 समझो, एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप समझ लेना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिकता जैव विकास से, ठीक है। देखो आपसे ये पूछा जा रहा है कि लिंग सहलंगता से संबंधित किन्हीं 2 बीमारियों का नाम बताइए। जो लिंग सहलंगता से संबंधित 2 बीमारियों का नाम बताना है। तो लिंग सहलंगता से संबंधित नंबर फर्स्ट है हीमोफीलिया और नंबर 2 है वर्णांधता। हीमोफीलिया का मतलब है अगर आपके शरीर में कहीं भी कट जाए तो फिर खून बहना बंद नहीं होता है, ठीक है, मतलब रुधिर का थक्का ही नहीं बनता है, तो ये होता है हीमोफीलिया। इससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। वर्णांधता क्या होता है, ये लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है और इसीलिए मतलब ये आपका होता है वर्णांधता। तो ये आपका हीमोफीलिया और वर्णांधता, आपको परिभाषा नहीं देना है क्योंकि परिभाषा आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। केवल आपको ये बताना है लिंग सहलंगता से संबंधित 2 बीमारियां, और वो मैंने आपको बता दिया, एक है हीमोफीलिया, दूसरा है वर्णांधता। बस ये दोनों आप याद रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 कि डीएनए, जो डीएनए है तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है? तो अब आप लोग थोड़ा सा समझना, मैंने बहुत ज्यादा अंतर नहीं लिया है, लेकिन जितना लिया है उतना 4 अंतर है, और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 पूछा जाता है या फिर 3 या फिर 4, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो एक तरफ आप लोग हेडिंग डाल देना डीएनए और एक तरफ आरएनए, और स्केल की सहायता से आप लोग ब्लैक कलर से ऐसे स्केल की सहायता से लाइन खींच देना। तो सबसे पहला आप डीएनए में अंतर देखो, यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है। जो मतलब डीएनए होता है यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है और इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। बस इतना आपको समझना है। तो डीएनए में है कि यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है और इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और आरएनए में है कि यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में व अल्प मात्रा में केंद्रक में भी पाया जाता है। दूसरा देखो, दूसरा नंबर डीएनए में कि इसका एक अणु द्विश्रृंखला युक्त होता है। द्विश्रृंखला युक्त मतलब ये 2 श्रृंखलाओं में होता है। ऐसा डीएनए होता है ना, देखो ये ऐसे तो होता है डीएनए, ठीक है। ऐसे आपके बीच में मतलब ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं, ऐसे ऐसे। तो मतलब आसान है, कोई भी चीज आपको हार्ड नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये आपका डीएनए है, ये द्विश्रृंखला युक्त होता है, देख सकते हो द्विश्रृंखला युक्त होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, द्विश्रृंखला युक्त होता है जिसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड्स अणु लगे होते हैं। और ये क्या होता है कि इसका एक अणु श्रृंखला युक्त होता है और जिस पर अनेक न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं, मतलब ये एक होता है, सिंगल होता है, ठीक है। और ये आपका द्विकुंडलित होता है। अगला आप तीसरा नंबर समझो। तीसरा नंबर आपका है कि इसके नाइट्रोजन क्षार जो है, नाइट्रोजन क्षार एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन व थाइमिन है। देखो एडेनिन है, ए से एडेनिन, और ग्वा से ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन व थाइमिन। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है कि इसके जो आरएनए में है, आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक है, एडेनिन इसमें भी है, इसमें भी है, ग्वानिन इसमें भी है, इसमें भी है, साइटोसिन इसमें भी है, लेकिन इसमें केवल आपका थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। मतलब सेम है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, लेकिन यहां आपको केवल थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल कर देना है बस। अगला देखो, यहां आपको 4 नंबर आपको अंतर बताना है कि यह एक आनुवांशिक पदार्थ है जो कोशिका की क्रिया में नियंत्रण करता है। आपको पता है डीएनए आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन यह यदाकदा आनुवांशिक पदार्थ है और यह प्रोटीन संश्लेषण में दूत का कार्य करता है। देखो जहां आपके डीएनए कुछ ऐसे विषाणु है जिसमें डीएनए नहीं होता है, तो उसमें आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो ये आपका हो गया बच्चा पार्टी आपके डीएनए तथा आरएनए में पूरा अंतर, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा मैंने लिखा है ऐसा लिख कर आना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका है डीएनए आरएनए में अंतर। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा डीएनए आरएनए में अंतर। तो अब आप लोगों को, चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये 2 नंबर में लिखा हुआ है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी बताना है। अगर इसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो आपको क्या पता है? F बराबर r/2, ये तो आपको पता ही होगा। आपको फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखो आप लोगों को बता दूं कि साइंस बहुत ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, बहुत आसान नहीं है, ठीक है। इसको मैंने पूरा चैप्टर भी पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया भी। और मैं आपको बता दूं इन सब का अलग अलग वीडियो आएगा। जैसे आपका जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनका अलग वीडियो आएगा, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, 7 नंबर में पूछा जाता है, तो उसका मैं आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ F बराबर r/2 है। अब देखो ध्यान से, यहां से आपको क्या दिया हुआ है? आपको वक्रता त्रिज्या दी हुई है, तो फोकस दूरी आपको नहीं दिया हुआ है, उसे ज्ञात करना है। तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, बटे में 2 कर दो, यहां से F बराबर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फोकस दूरी हो जाएगा। देखो आसान बहुत है, लेकिन अगर यही फार्मूला ना पता होता F बराबर r/2 तो आपको मतलब जल्दी लगता नहीं, बहुत आसान नहीं है। लेकिन अगर आपको फार्मूला पता है तो लग गया, बहुत आसान लगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। एनसीईआरटी क्वेश्चन है 14, 16, 17, 18, मतलब कई बार आया हुआ है। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 19, ये मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, मैंने चेक किया है और सॉल्व भी कराया है पूरा मॉडल पेपर। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में क्यों वरीयता देते हैं? मतलब हम वाहनों में जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में क्यों वरीयता देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि यह वस्तुओं का दूर स्थित भी सीधा, मतलब अगर दूर भी वस्तु स्थित है तो उसका सीधा तथा पूर्ण तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब छोटा बनाएगा, मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन आ रहा है, ये सारी चीजें पता चल जाएगा, लेकिन छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। इसीलिए हम लोग वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, मतलब वस्तुओं का, दूर स्थित वस्तुओं का भी सीधा तथा पूर्ण प्रतिबिंब बनाता है तथा छोटा प्रतिबिंब, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 समझो, एक न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा दूं इस न्यूमेरिकल को। लिखा हुआ है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जो जल है, जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा पॉइंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड भी है। एवं आपका 3/2 है। देखो आपको क्या बता रहा है कि आपका दो चीजें बता रहा है, एक तो वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष यानी कि एयर के सापेक्ष जल, और फिर वायु के सापेक्ष आपको कांच, दोनों एक जैसे हैं, का अपवर्तनांक आपका देखो 4/3 एवं 3/2 है। और जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा समझना है। क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप समझो, प्रश्न अनुसार समझो। देखो आपको ये कह रहा है कि आपका ए, यानी कि आपका ए से एयर, वायु के सापेक्ष किसका, एन मतलब अपवर्तनांक, और आपको सबसे पहले देखो एयर के सापेक्ष आपका जल, वाटर का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है आपका 4/3 है। एवं तथा अब आपका वायु के सापेक्ष आपको किसका, कांच यानी कि जी का अपवर्तनांक आपका 3/2 है। दोनों आपको पता चल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है क्या कि आपका ग्लास यानी कि ये, यानी कि आपका जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये आपको ज्ञात करना है, इधर बराबर हटा दो, यहां बराबर लगा दो। तो आपको क्या करना है, ए एन डब्ल्यू यानी कि आपका ये वाला जो आप लोगों का ये वाला है, इसको लेना है, और बटे में, ठीक है, आपको दूसरा वाला यहां आप लोग इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना। जैसे अब आपका ये है ANG, अब आप लोग मान रख दो जो भी मान है, जैसे आप लोग समझो। ये आपका है 4/3 और ये नीचे वाला आपका है 3/2। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां आपका मिलेगा, ध्यान से समझना, ऊपर वाला ऊपर से गुणा हो जाएगा, नहीं 4 दूनी 8 और 3 3 9, 8/9, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही आपका अपवर्तनांक हो जाएगा। तो ये चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आपको याद रखना है, फार्मूला इस टाइप से आपको रखना है, बस आपका लग गया।
तो ये आप देख सकते हो न्यूमेरिकल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड है, वही मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और अभी तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, विद्युत वाले परिपथ में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और आपके कुछ लेंस से हैं। तो मतलब अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी लगवा दूंगा सारे। तो ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर 1। आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखो जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हो या क्या अभिप्राय है। तो देखो जो नेत्र की समंजन क्षमता है उसकी आपको परिभाषा देनी है। तो आपको लिखना है नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट, चाहे आपका निकट वस्तु रखी हो चाहे दूर, तो निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। नेत्र की क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, बहुत आसान है। मतलब नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके, चाहे आपका दूर स्थित वस्तु चाहे निकट स्थित वस्तु को फोकसित कर लेता है। फोकसित करने का मतलब देख लेता है, तो वही तो आपका नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, दूर दृष्टि, इसको आप दीर्घ या फिर दूर दोनों याद रखना। कहीं कहीं दीर्घ भी लिखा रहता है, कहीं दूर लिखा रहता है। दूर ज्यादा देखता है लेकिन कहीं भी लिखा रहता है, लेकिन दीर्घ भी लिखा रहता है। तो मैंने आपको कंफ्यूजन हो तो दूर कर लेना। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, या फिर दूर दृष्टि दोष के लिए तो उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, समझ में आया। अगला देखो, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा, या फिर आपसे पूछ लेता है कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो आप दोनों एक ही है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो। आपको लिखना है परिभाषा में, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में 1 गुलाम आवेश, मतलब 1 सेकंड में 1 गुलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। आपको यही तो बताना है कि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 गुलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 23 जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपको मैं एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं। देखो अभी मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो आएगा जल्द ही, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है सिर्फ एक वीडियो में। देखो साइंस में आपकी बहुत सारी चीजें, रिएक्शन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे। तो मतलब सारी की वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाएंगी। केवल आपको जितना वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है उन सबको देखो, उतने क्वेश्चन को याद करो, रिपीट करो कि आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आओ। तो चलो अब इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिंदु एवी की ओर 8 की घात 10 यानी कि 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10 की पावर 8 और 10 की घात -4 सेकंड, टाइम कितना है, सेकंड आपका कितना है, 10 की पावर -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। तो विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका इतना है। देखो सबसे पहले आपको यह बताना है कि इसमें जो विद्युत धारा है ना उसको बताना है, जो आपका विद्युत धारा है। तो सबसे पहले विद्युत धारा अगर आपको ज्ञात करना है और किस दिशा में होगी, ये दोनों मैं आपको बताते रहूं। देखो आपका जो विद्युत धारा है, सबसे पहले आप यहां लिख दो विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर आपका एक है जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दी हुई है, यानी कि क्यू, मतलब आपको ये क्या होता है, आपका Q बराबर I × T होता है। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रवाहित धारा हम ज्ञात कर रहे हैं, ये आपका प्रवाहित धारा है, ये प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश। ठीक है, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहां लिखना है 1 सेकंड, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। वैसे भी आपको मतलब Q बराबर I × T बताया गया है। अगर I देखा जाए तो I बराबर आपका होगा Q/T। तो Q आपका देखो मैंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू आपका 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश ही आवेश हो गया, और समय आपको T नीचे लिखना है जैसा कि आपको दिखा दें। यहाँ समय आपको T जो है ना, T आपको नीचे लिखना है यानी कि समय। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वो हमारे पास है 10 की पावर 8 और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। और समय हमारे पास कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है हमारे पास 10 की पावर 4 -4। ठीक है,
अब इसमें आपका देखो ध्यान से, यहाँ आपका 1.6 हो जाएगा, ठीक है, और इनटू ये आपका ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, या फिर मैं आपको बता दूं यहाँ 10 की पावर 8 है और ये आपका जब ऊपर जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -19। सभी को जोड़ घटा लो, देखो 12 8 4 12 12 और 19 में से आप 12 घटा लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 19 में से जब आप 12 घटाओगे तो आपका 7 बचेगा, यानी कि 10 की पावर -7 और एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। अब आपको ये बता दूं कि ये आप लोगों का दिशा जो होगा V से A की ओर होगा, दिशा जो होगा, दिशा वो V से A की ओर होगा, दिशा B से A की ओर, बस ये आपको दिशा ज्ञात करना है। तो ये आपका हो गया एक मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 25 समझो, लिखा हुआ है किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। जो लघु पतन है वो कब होता है, ठीक है। तो देखो जब घरेलू विद्युत परिपथ में जो विद्युत मन्य, ठीक है, तार होता है ना एवं उदासीन तार, जो विद्युत मन्य तार है एवं उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। जो परिपथ में धारा होगा, करंट होगा, जो करंट फ्लो होता है उसका मान बहुत अधिक हो जाता है। तो इस घटना को लघु पतन कहा जाता है। जब आपका धारा का मान अधिक हो जाए वही घटना आपका लघु पतन कहलाता है। बस हो गया। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो, 26 नंबर क्वेश्चन, और लिखा हुआ है क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दिया जाए। तो अब आप लोग समझो, या फिर समाप्त कर दें या फिर मार डालें, मतलब बिल्कुल समाप्त कर दें, मार डालें। तो देखो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के लिए जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित है। मतलब अगर खाद्य श्रृंखला में सभी पोषी स्तरों के लिए जीव जो है ना भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित है, मतलब अगर भोजन के लिए वो मतलब अगले श्रृंखला वाले अगले खाद्य श्रृंखला वाले पर ऐसे आश्रित हैं। यदि किसी एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार डाले या फिर मार दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। अगर एक आपको पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दिया जाए तो आपकी पूरी श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। मतलब ये भैया ऐसा श्रृंखला है तो ये इनके ऊपर खाना के ऊपर आश्रित है, ये इनके ऊपर, ये इनके ऊपर। अगर इनको मार दोगे तो इन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, ये भी बिना खाना के मर जाएंगे। और इनको अगर मार दोगे तो इनको खाना भी कहाँ से मिलेगा, ये भी खाना के मारे मर जाएंगे। तो इनको मार दोगे, ये इनके ऊपर आश्रित थे तो ये भी मर जाएंगे, मतलब सभी मर जाएंगे। तो ये चीज है आपका। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। अब आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न थे मैंने इस वीडियो में क्लियर करा दिया। अब इससे बाहर आपकी बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सारे मैंने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से लिखा था। आपको पहले इन सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ना है, एक बार में ना समझ में आए आप लोग इसी वीडियो को दोबारा देखो सुबह उठकर और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न आप लोग देखो, ये बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। लिखा हुआ है व्रंजक चूर्ण। जो आपका व्रंजक चूर्ण है या फिर इसे कहा जा सकता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम अणुसूत्र क्या है। ठीक है, आपको पहले तो रासायनिक नाम बताना है और उसका अणुसूत्र बताना है क्या है और इसको बनाने की विधि कैसे हम लोग व्रंजक चूर्ण बनाते हैं। ठीक है, एंड भौतिक गुण भी बताना है, रासायनिक गुण भी बताना है। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, और इसका अणुसूत्र क्या होता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं व्रंजक चूर्ण, इसका आंसर देखो जो ब्लीचिंग पाउडर है। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूं। या फिर इसे कहा जाता है व्रंजक चूर्ण। क्या कहा जाता है? व्रंजक चूर्ण। और जितने क्वेश्चंस बताऊंगा वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, बोर्ड परीक्षा तक नहीं भूलोगे। ठीक है, तो यहां आपको व्रंजक चूर्ण का पहले हमें रासायनिक नाम जानना है। जो रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम आप लोग बता दो, मैंने पढ़ाया है चैप्टर नंबर 2 में, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम। ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। तथा अणुसूत्र, अभी हमें अणुसूत्र भी बताना है। तथा
अणुसूत्र। अब अगर इसका रासायनिक नाम जानते हो तो अणुसूत्र भी पता चल जाएगा। कैल्शियम का क्या होता है? Ca, यानी कि कैल्शियम। ऑक्सी का होगा O, और क्लोराइड का होगा Cl2, तो क्लोराइड। बस ये हो गया इसका अणुसूत्र। तो अब यहां बताओ, आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हो। पहले मैंने बताया कि ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और इसका जो अणुसूत्र होता है CaO Cl2। ओके, इतना समझ में आया। अब आप, ये है बनाने की विधि, और बनाने की विधि अगर आपको व्यंजक चूर्ण का निर्माण करना है तो बहुत आसान है। ये 2 लाइन आपको याद रखना है। लिखा है व्यंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। अगर आप ये क्लोरीन की क्रिया कराओगे, जैसे शुष्क बुझा हुआ चूना है, अगर आप उसमें क्लोरीन की क्रिया कराओगे तो आपको व्यंजक चूर्ण मिल जाएगा। तो यहां मैंने 2 लाइन में लिखा है, बहुत आसान है और आपको याद भी हो जाएगा कि व्यंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। आई होप कि आपको बनाने की विधि समझ में आ गया। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के लिए कि बनाने की विधि, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि। तो यहां से आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूं ताकि आप लोगों का पूरा फाइनल हो जाए। देखो, यहां हमारा रिएक्शन जो होगा, आपका शुष्क बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना है, और इसमें हमें क्लोरीन की क्रिया करानी है, यानी कि Cl2 की क्रिया करानी है। जब आप Cl2 की क्रिया कराओगे तो यहां हमें मिलेगा क्या, ये जानना जरूरी है। तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा CaOCl2 एंड प्लस हमें मिलेगा H2O। ठीक है, H2O। बस यही हमारा जो है, यही रिएक्शन है, काफी आसान रिएक्शन है। यही हमारा व्यंजक चूर्ण है। क्या है? व्यंजक चूर्ण। ये हमारा पानी है, ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, ये क्लोरीन है। तो यही तो मैंने कहा है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर जब आप क्लोरीन प्रवाहित करोगे, या क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है, कि व्यंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा है बनाने की विधि। काफी आसान है बनाने की विधि, बस इतना आपको बनाने की विधि में समझना है बस। अब गुण देखो, पहले हम लोग देखेंगे भौतिक गुण, कि जो हमारा व्यंजक चूर्ण है इसका भौतिक गुण क्या होता है। तो व्यंजक चूर्ण का पहला भौतिक गुण है कि यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। जो व्यंजक चूर्ण होता है ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, ये पहला हमारा गुण है जो कि भौतिक गुण है, आपको दिखाई देगा। दूसरा है कि इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। अगर आप इसे जल में घोलोगे तो इसका जो जलीय विलयन होगा वो दुधिया रंग का होगा। तो ये इसका दूसरा गुण है। तीसरा है इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। क्लोरीन की गंध आती है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरीन को मिलाते हैं, तो इसलिए इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है, ये 3 भौतिक गुण याद रखना जो कि बहुत आसान है आप लोगों के लिए। फिर यहां रासायनिक गुण नंबर फर्स्ट आप समझो। सबसे पहले क्या करेंगे रासायनिक गुण में, कि इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। इसका जलीय रंग दुधिया होता है। जलीय रंग दुधिया होता है, ये तो पहले आपको पता चल गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां अब आप इसका रिएक्शन लिखोगे, कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको लिखना है, जैसे आपका इसका सूत्र होता है, इससे जल में घोलकर, यानी कि आपका व्यंजक चूर्ण का फार्मूला होता है CaOCl2, और इसको आपको जल में घोलना है, यानी कि H2O। ठीक है, जब इसे आप जल में घोलोगे तो फिर आपको मिलेगा क्या, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, एंड प्लस Cl2। बस यही हमारा मिलेगा, ये क्लोरीन गैस निकलेगा। ये हमारा है जब हम इसे जल में घोलते हैं और गर्म करते हैं। ठीक है, यहां आप डेल्टा बना दो, यानी कि गर्म करने का चिन्ह। तो इसे जब आप लोग जल में घोलोगे तो आप लोगों का ये मिलेगा, यानी कि हमें शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, यही क्लोरीन की गंध आती है जब ये क्लोरीन गैस निकलता है। तो यहां देख सकते हो क्लोरीन गैस निकलती है, तो यहां आप लोग देख लो क्लोरीन गैस निकल रही है। तो ये हमारा पहला रासायनिक गुण है जो कि आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा रासायनिक गुण है यदि या फिर हम तनु अम्ल के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकलता है। अगर हम इसकी तनु अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो भी क्लोरीन गैस निकलता है। जैसे यहां आप लोग समझो, यहां हमारा CaOCl2 है। ठीक है, CaOCl2। ओके, ये हमारा है क्या, व्यंजक चूर्ण। ठीक है, अब हम इसे अम्ल के साथ, यानी कि
SO4, ये हमारा है अम्ल H2SO4। जब हम इसे मिलाएंगे अम्ल के साथ, जैसे अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है, इसको हम अम्ल के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा Ca, ये आपका Ca रहेगा और यहां से SO4 निकल आएगा, CaSO4, ठीक है, प्लस आपका रहेगा H2O और प्लस आपका क्लोरीन गैस निकल जाएगा Cl2 गैस। बस ये हम लोगों ने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम लोगों ने इसकी अभिक्रिया कराई तो हमें ये मिला। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो आपको ये मिलेगा। काफी आसान है, ये भी रिएक्शन आपको याद रहेगा। ये मैंने क्या किया कि तनु अम्ल के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकलती है, तो यहां भी क्लोरीन गैस निकला। तो ये हमारे भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों हो चुके हैं। अब उपयोग समझो। इसका उपयोग होगा फर्स्ट, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। जो ऊन होता है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, उनको अगर वो सिकुड़ रहा है तो ये बचा सकता है, यानी कि ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। दूसरा है क्लोरोफॉर्म बनाने में, इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में भी किया जाता है। तीसरा है पेयजल को जीवाणु रहित करने में, जो पीने वाला जल है उसे जीवाणु रहित करने में। तो यहां से आपको समझ में आ गया, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहां से सबसे पहले आपको समझ में आया इसका जो रासायनिक नाम है और अणुसूत्र, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो नोट बना लो और इतने जितना मैंने बताया इसको नोट कर लो, याद कर लो, ठीक है। तो ये हमारा है पहले व्यंजक चूर्ण, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ये देख सकते हो, ये बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका धातु एवं अधातु चैप्टर से है। याद रखना, बोर्ड परीक्षा में हिट करेगा यही सारे क्वेश्चन 100%। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर लॉन्ग क्वेश्चन पर वीडियो बनाओ, तो मैं आप लोगों के लिए सबसे स्पेशल वीडियो लाया हूं लॉन्ग क्वेश्चन पर, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहां देखो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। सबसे पहले आपको बताना है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है वो क्या होता है और इसके दो प्रमुख अनुप्रयोग दीजिए। मैं आपको दो प्रमुख अनुप्रयोग भी बताऊंगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है ये भी बताऊंगा, और ये जो आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी जो उनका तत्व है ये भी बताऊंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप समझो विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी एक ही होती है, चाहे आप उसे सक्रियता श्रेणी कहो या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी कहो। देखो, धातुओं की सक्रियता श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जो उसमें धातु होते हैं, धातु को उनकी क्रियाशीलता के, ठीक है, जैसे उनकी जैसी क्रियाशीलता होगी उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अभी ये मैं आपको श्रेणी बताऊंगा ये वाला, ठीक है, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहां सबसे पहले आपको यह समझना है कि आखिर विद्युत रासायनिक श्रेणी का परिभाषा क्या होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे जो हमारा सक्रियता श्रेणी है। जैसे यहां देखो, सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला है पोटेशियम यानी कि के, फिर Na से सोडियम, फिर Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन एंड Pb से लेड एंड H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg ये आपका Hg है, ठीक है, याद रखना। Hg से होता है मरकरी, Ag से सिल्वर एंड Au से गोल्ड। ये हमारा एक क्या है, श्रेणी है, यानी कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अब देखो, इसको हमें अवरोही क्रम में मैंने व्यवस्थित किया है। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे, जो आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील ऊपर वाले हैं। जैसे मैं आपको एक तीर के द्वारा समझाता हूं, ऐसे आप बना लो, ठीक है। देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इन सारे को याद करके जाना। यही सारा क्वेश्चंस आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो यहां आपको देखो, मैंने ये तीर बनाया और नीचे की तरफ ये किया है, ठीक है। क्यों किया है अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, जो हमारा सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील। ओके, अब जैसे आप नीचे आते जाओगे ना, उसकी अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी, उसकी जो अभिक्रियाशीलता है वो घटती जाएगी। जैसे नीचे यहां अब आप लिख दो घटती अभिक्रियाशीलता, ठीक है, घटती
अभिक्रियाशीलता। ओके, तो अब इसकी जो अभिक्रियाशीलता है ये जितनी नीचे जाओगी उतनी घट जाएगी। अब नीचे जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशीलता है, इनकी जो है ना सबसे कम अभिक्रियाशीलता है, सबसे कम। तो यहां अगर आपसे पूछे ये वाली श्रेणी तो आप लोग याद रखना, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ AU का अभिक्रियाशीलता बहुत कम है। अब यहाँ जो H है ना, H मतलब हाइड्रोजन, ये आपका ऊपर जैसे अम्ल में से हाइड्रोजन ये नीचे वाले नहीं विस्थापित कर सकते क्योंकि ये इनके नीचे उपस्थित हैं, और ऊपर वाले जो है ना अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकते हैं क्योंकि ये इनसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। अभी आपको जब मैं इसका अनुप्रयोग बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहां इसकी परिभाषा है, ये श्रेणी है। अब इनका हम लोग दो अनुप्रयोग भी देखेंगे। तो यहां सबसे पहला अनुप्रयोग समझो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। अब यहां आप लोग अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकते हो कि के जो है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, उससे कम ये देखो ऐसे जो नीचे आएंगे वो कम होते चले जाएंगे। सबसे कम AU का है, गोल्ड का है, ठीक है। तो यहां से आप अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकते हो, कौन सा ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा कम अभिक्रियाशील है। ओके, अब दूसरा समझो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी होती है। कौन से धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाएंगे, कौन सा नहीं, ये आपको पता चल जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो हाइड्रोजन के नीचे है ये इतना, ठीक है, 1 2 3 4, ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो है ना ये चारों, ये हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हैं, ये सबसे कम यानी कि कम अभिक्रियाशील हैं, इसलिए ये नहीं विस्थापित कर पाएंगे। तो यहां आपको पूरा मैंने समझा दिया, बहुत आसान था। विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा, विद्युत रासायनिक श्रेणी एंड इनके दो अनुप्रयोग। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 100% बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है, ठीक है, लास्ट वाला, ठीक है। तो ये आपको दूसरा समझ में आ गया, नोट कर लो, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे अगला लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग देखो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया है, ये जो है ना बोर्ड परीक्षा में हिट करेगा। केमिस्ट्री का है, देख सकते हो, अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप पढ़ सकते हो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। एस्टरीकरण से आप क्या समझते हो? सबसे पहले आपको एस्टरीकरण की परिभाषा देनी है, और टिप्पणी करने के लिए भी कभी कभी आ जाता है एस्टरीकरण का, ठीक है, इसका एस्टरीकरण अभिक्रिया का। तो यहां आपको सबसे पहले परिभाषा देना है, आखिर आप एस्टरीकरण से समझते क्या हो, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको अभिक्रिया भी लिखना है, रिएक्शन भी देना है। फिर यहां पूछ रहा है एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण दीजिए। जो एथिल एसीटेट है उसका आप जल के साथ अभिक्रिया कराओगे, उसका समीकरण भी देना है, और एसिटिक अम्ल का जो आपको प्रमुख उपयोग भी लिखना है। तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण ध्यान से समझना, मैंने आपको सेकंड नंबर चैप्टर में पढ़ाया था कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनता है तथा जल बनता है। वही थोड़ा सा प्रोसेस समझना। जिस प्रकार अम्ल जो एसिड होता है, अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। जैसे अम्ल और क्षार आपस में अगर अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। ठीक उसी प्रकार अगर अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनता है, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। यहां आपको अम्ल और क्षार नहीं लेना है, क्षार को हटा देना है और क्षार के स्थान पर एल्कोहल लेना है। तो अम्ल और एल्कोहल जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एस्टर तथा जल बनेगा, ठीक है, एस्टर तथा जल बनेगा। यही तो हमारा एस्टरीकरण कहलाता है। काफी आसान है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां आपको थोड़ा सा समझना है, जिस प्रकार अम्ल और क्षार पारस्परिक अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल और एल्कोहल आपस में अभिक्रिया करके एस्टर तथा जल बनाते हैं, और इसी अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब मैं आपको उदाहरण यानी कि रिएक्शन समझा देता हूं। रिएक्शन के लिए कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको अम्ल लेना है। अम्ल आपको कौन से लेना है, ध्यान से समझना, CH3COOH, ये आपका है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ठीक है।
ये आपका है एसिटिक अम्ल, और ये अम्ल के साथ हमें अल्कोहल लेना है, जैसा कि आप पढ़ सकते हो लिखा हुआ है। तो अल्कोहल आपको लेना है C2H5, एथिल अल्कोहल लेना, C2H5OH, ये हमारा अल्कोहल है। सभी का मैं नाम लिख देता हूं। ये हमारा है एसिटिक अम्ल। देखो सारा का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को मेहनत करना है, मेहनत करके पढ़ना है कि आप लोगों का नंबर काफी ज्यादा आए, ठीक है। एथिल अल्कोहल, अगर आप मेहनत करके पढ़ोगे तो आपका एक नंबर भी कम नहीं होगा, क्योंकि ऐसा है नहीं आपके सिलेबस से ही सारी चीजें पूछी जाएंगी बोर्ड परीक्षा में। अब देखो यहां आपको लेना है, एक एक क्वेश्चन को समझो, ज्यादा हार्ड नहीं है आपका। अगर आप 10-15 लॉन्ग तैयार कर लेते हो तो उसी में से आएगा। H2SO4 ये आपकी उपस्थिति है। H2SO4 आपका ये क्या है? ये आपका है, देखो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो हमें मिलेगा क्या? यहां से आप सबसे पहले CH3 उठाओ, CH3 यहां आपको लाना है, ठीक है। बनेगा क्या ये मैं आपको समझाता हूं। CH3 साथ में COO भी लेना है, CH3 COO, यानी कि CH3 COO, ठीक है, इतना लिया। अब यहां से C2H5 उठा लो, यानी कि C2H5, बस इतना, प्लस H2O। दिस इज जल, यानी कि वाटर। बट ये हमारा है एथिल एसीटेट। देखो मैंने क्या कहा था कि एस्टर तथा जल बनेगा, तो ये हमारा क्या है? एथिल एसीटेट, और एथिल एसीटेट ही एस्टर होता है, और ये हमारा जल है। तो यही अभिक्रिया है जो आपको बताना था। यहां आपका देखो ये अम्ल है, अम्ल और अल्कोहल आपस में अभिक्रिया करके एस्टर तथा जल बना दिया, तो यही आपका है एस्टरीकरण, और यही आपका रिएक्शन है, ठीक है। समझ में आया? काफी आसान लगा। अब आपको इसी के साथ बताना था कि एथिल एसीटेट, जो आपका ये एथिल एसीटेट है, ये वाला समझो, ये एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण दीजिए। जल अपघटन यानी कि जल के साथ अभिक्रिया कराना है, तो एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण मैंने लिख दिया है। देखो ये हमारा है एथिल एसीटेट, देखो ये वाला, ये एथिल एसीटेट है, और इसको आपको H2O के साथ अभिक्रिया कराना है, H+ आयन लेना है, और यहां हमारा बनेगा एसिटिक अम्ल, और यहां एथिल अल्कोहल। इसी जो रिएक्शन को उल्टा कर दिया गया है। यहां देखो ये एथिल एसीटेट है, ये एथिल एसीटेट है, ये जल है, ये जल है, फिर इसको इधर लाओ, ये आपका है एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल, ये एथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल, ठीक है। लेकिन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, तो ये आपको तैयार करके ही जाना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछ रहा है एसिटिक अम्ल के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो एसिटिक अम्ल का पहला उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। जो प्रयोगशाला होता है उसमें अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कृत्रिम सिरका बनाने में, जो सिरका खाया जाता है उसको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एस्टरीकरण से आप क्या समझते हो? सबसे पहले मैंने आपको एस्टरीकरण की परिभाषा बताया, उदाहरण भी बताया, और एथिल एसीटेट का जल अपघटन भी बताया, और उपयोग भी बता दिया जो आपका एसिटिक अम्ल है। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तैयार करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना, यहां से आपका 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ज्यादा बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लिखा हुआ है कि जो आपका पाचन तंत्र आपने पढ़ा है, पाचन से आप क्या समझते हो, या पाचन से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से पाचक रस भाग लेते हैं। एंड अमाशय, जो आपका अमाशय होता है सबसे पहले, तथा क्षुद्राणु यानी कि छोटी आंत से होने वाले पाचन क्रिया का वर्णन करूं। मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। ये आपके पाचन तंत्र का एक फिगर है, यानी कि चित्र है। बनाना सीख लेना, मैंने ऑलरेडी बताया है। देखो ये आपका पाचन तंत्र है, इसमें ये जो नली है ना, ये वाली, ये आपका क्या है? ये आपकी है ग्रसनी। ये आपका मुख है, जो कि मुंह है, आपको पता होगा इतना, जहां से खाना खाया जाता है। फिर ये है लीवर, लीवर, ठीक है, ये लीवर है, ये अमाशय है, जिसे पेट कहा जाता है। ये जो हमारा है ये वाला, ये ठीक है, ये हमारा है बड़ी आंत। इसके अंदर बहुत ऐसे बहुत महीन महीन आपकी छोटी आंत होती हैं, बहुत छोटी छोटी पतली नली के आकार की। ये है गुदा द्वार। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया। ये है फिगर। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर पाचन होता क्या है, फिर हम लोग मुख को समझेंगे सबसे पहले भाग को, ठीक है। तो सबसे पहले पाचन को समझो, आखिर पाचन की परिभाषा क्या होती है।
तो पाचन देखो, यहां जो संयुक्त आघुलनशील है जिसे खाया जाता है, भोज्य पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलकर, जैसे जो आघुलनशील भोज्य पदार्थ हैं उन्हें घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना, उसे अवशोषण के योग्य बनाना, जिससे वे रुधिर में मिलकर अन्य एक ही रहने दो, अन्य किसी प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों, ठीक है, भागों अर्थात ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंच जाए। जैसे जिस खाना को हम खाते हैं, जिस भोजन को हम खाते हैं, जब उसका पाचन होगा, हमारी कोशिकाओं में पहुंचेगा, ऊतक में पहुंचेगा, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगा, ठीक है। और एनर्जी जब आपको भोजन खाओगे अच्छी तरह से पच जाएगा, तभी आपको एनर्जी मिलेगा और तभी आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। अगर आपका पाचन सही नहीं है तो आप दुबले पतले रहोगे और उतना आपका सेहत भी अच्छा नहीं रहेगा। तो ये है पाचन, जो कि आपका पाचन समझ में आया। और ये आपका फिगर है, ठीक है, फिगर भी आपको समझ में आ गया। तो पाचन यही है कि संयुक्त अघुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना, जिससे वे रुधिर में मिलकर अन्य किसी प्रकार से रुधिर के विभिन्न भागों अर्थात ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंच जाए। तो ये हमारा है पाचन है। अब हम लोग समझेंगे मुख तथा मुख गुहा, ठीक है। ये हमारा पहला भाग है पाचन तंत्र का, जो कि आप लोगों को जैसा बता रहा हूं वैसा लिख कर आना, अगर एक भी नंबर कट जाए तो बताना, ठीक है। मुख द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जो मुख है उसके द्वारा हम भोजन को खाते हैं या फिर भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। एंड मुख में लार नामक ग्रंथि पाई जाती है, जो मुख होता है उसमें लार नामक ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें से निकलने वाला भोजन, ठीक है, भोजन को निगलने में सहायता करता है, ठीक है। अब देखो, जिसमें निकलने वाला जो लार होता है ना, लार, वो भोजन को निगलने में सहायता करता है, भोजन को लुगदी बनाता है, और वो जो होता है ना, निगलने में सहायता मिलता है, ठीक है, सहायता करता है। और लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो लार होता है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। एंजाइम जो आपका टाइलिन नामक एंजाइम को शर्करा में बदल जाता है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम को शर्करा में बदल जाता है, जो लार में टाइलिन नामक एंजाइम को शर्करा में बदल जाता है। ये आपको समझना है सबसे पहले मुख तथा मुख गुहा के बारे में। फिर आपको समझना है ये ग्रासिका या ग्रसनी के बारे में, ये ठीक है। लिखा हुआ है निगल द्वार से भोजन ग्रासिका में आता है, जो ग्रासिका है उसमें जाता है, या ग्रासिका में जाता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। ये एक नली के आकार का होता है, इसमें कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता। और ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंच जाता है, जो ये ग्रास नली है इससे भोजन आमाशय में आता है। जब भोजन आमाशय में आता है तो इसमें क्या होता है ये समझो, ठीक है। देखो यहां आपका है कि अमाशय में भोजन आता है। अब जब अमाशय में भोजन आता है तो इससे जठर नामक ग्रंथि पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें जठर नामक ग्रंथि पाया जाता है, ओके, इसमें। और जठर नामक ग्रंथि से जठर नामक रस निकलता है, और जठर रस HCl पेप्सिन रेनिन पाया जाता है। जठर रस में HCl पेप्सिन रेनिन पाया जाता है। ये हमारा है जो आपका अमाशय। यहां आप लोग क्या पाया जाता है? HCl पेप्सिन तथा रेनिन पाया जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि HCl क्या करने के लिए पाया जाता है, पेप्सिन क्या करता है, रेनिन क्या करता है, तो मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूं। HCl एक अम्ल है, तो अगर HCl पाया जाएगा तो HCl जो होता है भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है तथा भोजन के कणों को गला देता है। जैसे HCl काफी ज्यादा, मतलब HCl अम्ल होता है, और अम्ल जो होता है वो कणों को गलाता है। अब ये जो होता है पहले तो भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है और उसमें जो कण होते हैं उससे गलाता है। पेप्सिन जो है, पेप्सिन वो क्या करता है? पेप्सिन जो हमारा है, ठीक है, वो यानी कि यह जो है अक्रिय पेप्सिन, अर्थात जो है ना, पेप्सिन जो होता है ना, पेप्सिनोजोन को क्रियाशील बनाता है, और पेप्सिन प्रोटीन पर क्रियाशील है। जो पेप्सिन है वो प्रोटीन पर क्रियाशील है, ठीक है, पेप्सिन। और रेनिन केवल एक काम करता है, ठीक है। रेनिन क्या करता है जो आप लोगों का वो समझो। जो रेनिन होता है, रेनिन केवल एक काम करता है। रेनिन जो होता है दूध को फाड़कर उसमें घुली कैसीन को अलग कर देता है, जिससे उसका आगे पाचन हो सके,
ठीक है, जिससे उसका आगे पाचन हो सके। दूध को फाड़कर जो कैसीन होता है उसे अलग कर देता है, जिससे उसका आगे पाचन हो सके। और अमाशय में भोजन जो होता है 2 से 3 घंटा रहता है। ठीक है, तो ये हमारा है अमाशय के बारे में, जो कि बहुत आसान है। और इतना अगर आप लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं। और आगे आप यहाँ HCl का लिख सकते हो, ये अम्लीय माध्यम बनाता है, जो भोजन को अम्लीय माध्यम बनाता है। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा लिख देना। तो ये हमारा है अमाशय। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, जो छोटी आंत। देखो इसमें है छोटी आंत जो है अमाशय से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। जो अमाशय है, अमाशय से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी से क्षुद्राणु में आता है, यानी कि छोटी आंत। ये क्षुद्राणु मतलब छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है। जो छोटी आंत है इसमें भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है, तथा जो आपका अवशोषण जल तथा भोजन ही बचते हैं। वैसे जो आपके जो अवशेष जल तथा भोजन ही बचते हैं। बड़ी आंत में बिल्कुल भोजन का पाचन हो जाता है, और जो बेकार है उत्सर्जी जो है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह जो होता है आहार नाल का अंतिम भाग है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी तथा 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी लंबी नली होती है। इस भाग में पचे हुए शेष भोजन तथा जल का अवशोषण होता है, और अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो अपच भोजन है, जो बेकार चीजें हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है पाचन तंत्र। अगर इतना पाचन तंत्र के बारे में लिखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा ये सबसे ज्यादा VIMP टॉपिक है। अगर आपने अभी तक पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से पढ़ लो, क्योंकि ये अब की बार बोर्ड परीक्षा में आने का चांस है। पहली बात, ओम का नियम तो आप जानते ही होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है कि इसके सत्यापन, जो ओम का नियम का सत्यापन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे ओम का नियम तो कर लेते हैं, बट इसका सत्यापन नहीं कर पाते हैं। सत्यापन भी मैं आपको बताने वाला हूं, और आपके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ओम का नियम क्या है, फिर हम लोग समझेंगे इसके सत्यापन के लिए जो आवश्यक प्रयोगों का वर्णन कीजिए, आरेख और परिपथ खींचकर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ओम का नियम समझो। ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं, जैसे आपका ताप, दाब, ये सारी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, समान रहे, इसमें कोई चेंजेस ना हो, समान रहे, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। तब किसी चालक में प्रवाहित, अगर किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके सिरों के बीच जो विभवांतर के समानुपाती होता है। यहां कहने का क्या मतलब है ये समझो। जो यहां विभवांतर है, विभवांतर ये किसके समानुपाती है? धारा का, धारा की समानुपाती है। या फिर आप इसे लिख सकते हो V आपका धारा के समानुपाती है। ठीक है, अब यहां V आपका जो है, अगर यहां समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो यहां बराबर लगेगा, तो यहां आपका एक स्थिरांक जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? स्थिरांक या फिर नियतांक, कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां आपका अगर आपका ये हटेगा तो V बराबर RI। R मतलब आपका यहां R जो है ना, R चालक का प्रतिरोध है। ठीक है, यहां इस स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यदि प्रतिरोध R, अगर R बराबर, जहां आप लोग ये लिख लेना, यहां नीचे आप लोग लिख लेना, जहां R बराबर चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। ठीक है, अब यहां से अगर R बराबर देखा जाए तो वो हो जाएगा V/I। R बराबर V/I। बस इतना आपको समझना है। अभी मैं आपको सत्यापन भी करा दूंगा। अगर यहां से प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए, ये जो प्रतिरोध है इसका मात्रक पूछा जाए, तो आई होप कि आपको पता होगा। देखो, सबसे पहले आपको प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। इसका जो मात्रक होता है ना, ये आपका, देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। ठीक है, देखो आप ओम भी लिख सकते हो प्रतिरोध का मात्रक, या फिर आप लिख सकते हो V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट। और I का मात्रक क्या होता है? I का मात्रक होता है एम्पियर। या फिर आप ये ओम भी आप कह सकते हो, या फिर वोल्ट प्रति एम्पियर भी कह सकते हो। ये दोनों इसका मात्रक है। वोल्ट प्रति एम्पियर कहो या फिर आप लोग ओम कहो, दोनों इसी का मात्रक है प्रतिरोध का। और ओम को आप एक सिंबल के द्वारा भी देखे होंगे,
जो कि कुछ इस टाइप का होता है ये, ठीक है। तो ये इसी का मात्रक है और इसे इससे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपका हो गया पूरा ओम का नियम। सबसे पहले मैंने समझाया कि ओम का नियम क्या है। विभवांतर के आपका समानुपाती होता है धारा आई के, यहाँ आपका V एंड आपका समानुपाती आई, फिर यहाँ आपका पूरा हो गया आपका, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब आपको ये समझना है कि ओम का नियम का सत्यापन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आओ हम लोग समझते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ओम का नियम का सत्यापन है। देखो, इस प्रयोग के लिए सबसे पहले एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी। एक बैटरी, अमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर चित्र ए के अकॉर्डिंग दर्शाना है। ये जो आपका चित्र ए है के अनुसार लगाते हैं। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई अमीटर से, जो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई है ना उसे अमीटर से, तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। जो विभवांतर है उसे वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं और जो धारा है उसे अमीटर के द्वारा मापते हैं। चित्र ए आप लोग समझो, ये आपको समझना है। मैंने यहां बैटरी लगाई है, ठीक है, बैटरी प्लस माइनस लगा हुआ है। ये हमारा है धारा नियंत्रक, जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से है। यहां आप ऐसे एक लाइन भी खींच देना, ये धारा नियंत्रक, धारा को नियंत्रण करने वाला। ये हमारी कुंजी है, ये प्लस माइनस चिन्ह है, ये अमीटर है। ये प्रतिरोध तार है, ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है। और इसमें जो है ना धारा आपका ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इस तरह से, ओके, ऐसे आपका प्रवाहित हो रहा है जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये हमारी है पूरा फिगर, जो कि प्रतिरोध तार है, ये अमीटर है, ये कुंजी है, ये आपका वोल्ट मीटर है, ये धारा नियंत्रक की बैटरी। अब हम लोग समझेंगे पूरा सत्यापन। यहां समझो, यहां मेन पॉइंट आपको समझना है कि प्रयोग करने के लिए, अगर आपको अच्छे से प्रयोग करना है तो प्रयोग करने के लिए कुंजी के को लगातार धारा नियंत्रक की एक ही स्थिति के लिए एक प्रतिरोध, जो आपका एक के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ठीक है, तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। जो प्रवाहित धारा है तथा उनके सिरों के बीच जो विभवांतर है इसे वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर अमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ पढ़ लेती है। जो अमीटर है तथा वोल्ट मीटर का पाठ पढ़ लेती है। मेन पॉइंट अब आपका शुरू होता है यहां से। अब विभवांतर को एक्स अक्ष पर तथा धारा आपका वाई अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। मेन पॉइंट आपका ये है। देखो, जो आपका विभवांतर है उसे एक्स अक्ष पर आपको लेना है। जो आपका विभवांतर है, ध्यान से समझना, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये मैंने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लिया। देखो, ये हमारा है ना नीचे वाला आपका एक्स अक्ष है और ये हमारा जो ऊपर वाला है ये वाई अक्ष है, ठीक है, वाई अक्ष है। ध्यान से समझना, मैं आपको इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं। ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है। यहां जो हमारा ये है विभवांतर, क्या है, ये क्या है, विभवांतर है, ठीक है। और ये हमारा यहां जीरो रखना, ठीक है, निर्देश। यहां आपका धारा है, ये हमारा धारा है, ये विभवांतर है। यदि देखो, हम एक ग्राफ खींचते हैं, यदि यह एक सरल रेखा आता है, यदि यह सरल रेखा आता है अकॉर्डिंग टू चित्र वी देखो, इसमें आपको एक सरल रेखा ले जाना है। ये हमारा एक सरल रेखा है, एक सरल है, ठीक है, सिंपल लाइन। यदि यह एक सरल रेखा आता है, चित्र भी मैंने आपको दिखा दिया, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा सरल रेखीय ग्राफ ओम के नियम का पालन करती हैं। अगर ये सरल रेखा में आता है तो ये ओम का नियम का पालन करता है, और ये सरल रेखा में आया अर्थात ये हमारा सही है, अर्थात चालक ओम के नियम का पालन करता है, ये ओम के नियम का पालन करता है। मेन पॉइंट ये है कि आपका ये जो है ये सरल रेखा में आना चाहिए और हमारा सरल रेखा में आ गया। तो ये है हमारा साइंस का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना, आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बनाए जाएंगे। और जितना मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस बताए हैं वो नोट कर लेना, याद कर लेना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, सभी स्टूडेंट को लाइक करना है, 20,000 तक लाइक तक ले जाना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। हम लोग मिलेंगे साइंस के एक इंपॉर्टेंट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।